हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की। यहाँ क्लास हो रही है और कंप्यूटर की आज हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया था, प्लेलिस्ट बन चुकी है। हम लोग डेली यहाँ पर 4 PM पर क्लास करते हैं। 4 PM पर जितने भी फ्रेंड्स आते हैं, टाइम पूछते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर बता दिया करिए उन्हें भी कि 4 PM पर क्लास होती है और अभी एक ही हो रही है। मैं आपकी क्लास बढ़ाऊंगी लेकिन समय के साथ, ठीक है। इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। एक काम आपको सबसे पहले करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों में शेयर भी करिए, टाइम पर आइए, पंक्चुअलिटी बनाइए, क्लास को 1 by 1 करके देखिए। ये कंप्यूटर की क्लास हमारी तीसरी है और अगर पढ़ाई के बेस पे देखते हैं तो दूसरी है, क्योंकि जहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ों को देखा, समझा, जाना। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी में। जो टॉपिक पढ़ना है वो है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, एग्जाम्पल्स को देखा और भी जो चीज़ें थी उनके बारे में भी डिस्कस किया। तो आपको मैंने चीज़ें बताई थी। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, तभी आपको एक के बाद एक जनरेशन समझ में आने लगेगी। तो तैयार है आज की इस क्लास के? चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास की तरफ। पूरा वीडियो, पूरी क्लास अटेंड करिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। आइए बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी जो स्टार्टिंग एज है, या कह सकते हैं जो इनिशियल स्टेज है, वो क्या है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 में हुई थी। 1956 से लेकर 1963 तक। तो जो इनका एक टाइम ड्यूरेशन है वो है 1956 टू 1963। ये आपको एक MCQ क्वेश्चन लेके आएगा आपके पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। टिक करने को आएगा, आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से कोई एक आपको टिक करना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन जो है वो 1956 से लेकर 1963 में हुई थी। आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट कहता है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो किसका इस्तेमाल करके बनाए गए हैं, तब आप मुझे भी बताएंगे और अपने पेपर में लिखेंगे भी, टिक भी करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स का किसका प्रयोग करके बनाया गया है। तो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके बनाया गया है। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उसमें किसका यूज़ किया गया था। आज आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस वक्त ये क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जितने भी हैं, गर्ल्स बॉयज़ चाहे जो भी हों, मुझे आज कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे इसका आंसर लिखकर। मैंने इसके पहले क्लास में पढ़ाया भी हुआ है। आप मुझे ये बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज़ करके कंप्यूटर को बनाया गया था। जैसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज़ करके बनाया गया, ऐसे फर्स्ट जनरेशन में भी किसी एक चीज़ का यूज़ करके सारे कंप्यूटर्स को बनाया गया था। उस टेक्नोलॉजी पे सारे कंप्यूटर बिल्डअप हुए थे। तो वो कौन सा है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं देखती हूँ कि किसने बताया है, ध्यान रखिएगा और सभी को रिप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर की साइज़ पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटी हो गई। कंप्यूटर की साइज़ आगे वाले में जो हमने पढ़ा तो उनमें एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि उनका आकार एक कमरे के बराबर हुआ करता था। लेकिन जब हमने उसमें से एक डिवाइस को निकाल के किसी और डिवाइस को वहाँ पर लगाया, ट्रांजिस्टर को जब हमने लगाया और ट्रांजिस्टर के नींव पर, बेस पर, आधार पर जब हमने एक नए कंप्यूटर को बनाने का प्रयास किया, तो ट्रांजिस्टर की वजह से क्या हुआ कि उसका जो आकार रहा वो काफ़ी थोड़ा थोड़ा छोटा होता गया। बहुत छोटा नहीं हुआ, लेकिन पहली वाली से थोड़ा छोटा हुआ। और ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ और जो एक डेवलपमेंट कहो कि एक पहुंच हुई, एक रीच हुई, बड़ा हुआ, तो वो हमारा जो हुआ वो ट्रांजिस्टर्स के लगने के बाद से हुआ। जब से ट्रांजिस्टर लगा तब से वो चीज़ें और इंक्रीमेंट हुई और आगे बढ़ी। काफ़ी इस कंप्यूटर की जगत में काफ़ी विकास देखने को मिला ड्यू टू यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर इन द कंप्यूटर्स एट दैट टाइम। क्लियर? आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा। तीसरा यहाँ पर है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी सस्ते थे। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनका जो प्राइस चार्ज था, आप जानते हैं कोई भी डिवाइस या टेक्नोलॉजी यूज़ करो तो उसका पैसे का चार्ज होता है, तो उसका जो प्राइस चार्ज था वो वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर सस्ता था। साइज़ में छोटे थे, ज़्यादा रिलायबल थे, अच्छे थे, यूज़र फ्रेंडली यूज़र थे और अच्छे से बहुत तेज़ काम करते थे। काम करने की जो स्पीड, वर्किंग स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ हुआ करती थी। इस वजह से इनको यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई अगर एक सामान है, कोई एक डिवाइस है, कोई एक इक्विपमेंट, वही सेम काम को वो 2 घंटे में कर रहा है,
कोई दूसरा है वो उसको 2 मिनट में कर रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि हम 2 मिनट वाले रास्ते को चूज़ करेंगे, 2 घंटा कोई नहीं चूज़ करेगा। तो इस तरीके से काम हुआ करता था। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके इस कंप्यूटर के पूरे सेटअप को बनाया गया था। C++, जावा स्क्रिप्ट, JS, CSS, HTML, ये सारी की सारी जितनी भी लैंग्वेज होती हैं ये आपकी सभी हायर लेवल लैंग्वेज होती हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट पॉइंट। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। बैच प्रोसेसिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एक साथ आप कई चीज़ों का प्रोग्राम कंप्यूटर में ऑपरेट कर सकते हैं एट अ टाइम। मतलब एक ही टाइम पर आप बहुत कुछ मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इसी काम में, मतलब इस जनरेशन के सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ही मिली थी। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले होता था कि हम ऐसे एक काम कर रहे हैं तो एक ही होगा, वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इस टेक्नोलॉजी से देखने लगे तो आपको कई तरीके अलग अलग मिलने लगे और उसमें ये था कि हम एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने इनको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि हम एक ही टाइम पे 3-4 काम कर सकते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें यूज भी किया जाता था, इसी वजह से हम ये काम कर पाते थे। आगे बढ़िए नेक्स्ट पॉइंट है, बात कर लेते हैं इनके उदाहरण की। आपको वही उतनी बातें मैं सारे वीडियोस के क्लासेस में बताऊंगी जितना आपको ध्यान रहेगा। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जांपल्स की ध्यान रखिए, आपको लिखने को आएगा कि सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कोई 2, कोई 3, कोई 4 एग्जांपल लिखिए। मेनली 2 आते हैं। एक है यूनिविएक 1008। आप लोगों को मैंने इनैक का फुल फॉर्म बताया था, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया था, उसका आंसर सर्च करके। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने रिप्लाई किया, ठीक है। और किसी बच्चे का कमेंट है कि जो कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म होते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो क्या आप भी लिख सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं, आपको नहीं लिखना है। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि आप CBSE बोर्ड के अगर हो तो आप भी समझ पाओ कि क्या लिखा है। अदरवाइज आपको जैसे कोई भी फुल फॉर्म लिखा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा है, रैम का फुल फॉर्म होता है RAM, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको रैंडम ऐसा लिखना होगा, रैंडम, ठीक है। इस तरीके से आपको रैंडम लिखना होगा, ना कि RANDM, बिल्कुल नहीं, ऐसा लिखिएगा नहीं। फिर बगल में ब्रैकेट में लिख दिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो चलेगा, लेकिन आपको पहले ऐसे हिंदी में लिखना होगा। जैसे व्हाट्सएप की जो चैट वाली हिंदी होती है वो दूसरी हिंदी होती है, जो हिंदी हम पढ़ते हैं वो दूसरी हिंदी होती है, आप ये बात जानते हैं। तो जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही आपको ऐसे ही सेम टू सेम इंग्लिश हिंदी में लिखना है। फिर ब्रैकेट में आप लिख देते हैं तो ठीक है, तो वैसे इंग्लिश को बिल्कुल मत लिखिएगा, हिंदी में ही लिखिएगा, आप इंग्लिश में मत करिएगा, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है UniViAC 1008, CDC 1604 और हनीवेल 400 CDC और 3600, इनके इतने बड़े बड़े नाम हैं, और IBM 7094। तो इस तरीके से हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स है। कोई 2 ही आप याद रखेंगे तो इनफ है, 2 से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत कम है कि पूछे जाएंगे, लेकिन आ सकते हैं 2 ज़रूर। ये देखिए इनका आकार कुछ ऐसा था, थोड़ा सा जैसे ऐसे हाफ हो गया था। अगर एक रूम का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो काफ़ी चौड़ा बड़ा होता था, ये उसका आधा हो गया। तो 50% मतलब आपको ट्रांजिस्टर को यूज़ करने में ये छोटा हो गया। पहले इस तरह के कंप्यूटर अगर आज इस तरीके के मिलते तो इसको आधा कमरा तो चाहिए होता आपके कंप्यूटर को रखने के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ी, समय के साथ चेंजेस आए तो चीज़ें इम्प्रूव हुई। अब बात कर लेते हैं इनकी एडवांटेज की। ये आपको लिखने को आते हैं कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मेनली 2 और 3 ही पूछता है, 4 और 5 तक तो कभी नहीं जाता। मेनली 2 या 3 ही आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं चल रही हूँ आपके साथ एडवांटेज को डिस्कस करने। इससे पहले फटाफट क्लास को लाइक कर, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। टाइम पर बढ़िए फ्रेंड्स, 4 PM पर यह क्लास होती है, 4 PM पर होती है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जो नोट्स के बारे में कह रहे हैं मैम नोट्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो उनको बताना चाहती हूँ, नोट्स आपको यहीं टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। वहाँ पर सर हैं राम सर, उनसे आपको कांटेक्ट करके आपको नोट्स जो है परचेज़ करनी होगी। फिर वो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद अवेलेबल होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नई वर्जन में मुझे देनी है। रीज़न उसका ये है कि आपका जो सेशन है वो अभी बहुत लेट स्टार्ट है, तो आप बहुत परेशान नहीं हुई, सब कुछ टाइम के साथ कवर ज़रूर हो जाएगा। सेशन स्टार्ट होने से 6 महीने बाद पेपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नवंबर में स्टार्ट है, तो नवंबर से 6 महीने का काउंटडाउन जब होगा तब पेपर होगा। तो समय के साथ समझते धीरे धीरे बढ़ते रहिए तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए कि आपको बार बार रिवीजन ना करना पड़े, और अभी से आपका एक एक सब्जेक्ट क्लियर होता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को?
चलिए फिर हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 4 PM पर डेली, अभी हम एक ही क्लास कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट की। जब करेंगे तो टाइम टेबल भी शेयर करेंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, टेलीग्राम पर जाइए, शालिनी क्लास सर्च करिए, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके एडवांटेज की। तो कोई 2 या 3 ही आपको लिखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है, तो परेशान नहीं होएगा। सबसे पहली बात इसमें यह है कि पहली पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा था। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स होते थे वो एक एक कमरे, दो दो कमरे के हिसाब से होते थे, लंबाई चौड़ाई दोनों इक्वल, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इस वजह से जब आपका दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर बनाया गया तो साइज़ का जो इश्यू था इसको रिजॉल्व किया गया, तो उसके साइज़ को छोटा बनाया गया ताकि वो एक कमरे में रखने के लिए लायक बने और ईज़िली मतलब आप जो है रख सको उनको। दूसरा ये है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म नहीं होते। पहली पीढ़ी वाला बहुत हीट होता था, पहला हीट होता था, फिर उसको ठंडा करने के लिए आपको एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी, उससे बिजली की खपत ज़्यादा होती थी। तो ये एक प्रॉब्लम होती थी जो कि इसमें उतनी नहीं होती थी पहले पीढ़ी के कंपैरिजन में। सेकंड में उतना हीटिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलता था। ये अपने छोटे आकार के कारण कम बिजली भी खाते थे। बड़ा आकार होगा, यूज़ अमाउंट में उसमें ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लगी होंगी, वो बिजली को कंज्यूम करेंगी। लेकिन जब इसका साइज़ छोटा था, इसमें बहुत सारे पार्ट्स को नहीं यूज़ किया गया था, तो इस वजह से बिजली की जो खपत थी वो सेकेंड जनरेशन आते आते कम हो गई थी इन कंपेरिजन टू फर्स्ट। आगे बढ़िए, दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने थे ट्रांजिस्टर का यूज़ करके, इनका काम करने का प्रोसेस और काम करने का जो टाइम ड्यूरेशन था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इजी भी था, काफ़ी तेज़ था। ये डाटा को माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेट करके आपके रिजल्ट को रिस्पॉन्सिव बना देते थे, जो कि पहली पीढ़ी में इस तरह की चीज़ें की फैसिलिटीज़ या इन तरह का जो है प्रोवाइडेशन बिल्कुल भी नहीं था। पहली पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करना आसान था। मेंटेन का मतलब क्या है कि उसको बाहर फिर रिपेयर करके रखना, मेंटेन करना ताकि वो ढंग से चले पूरा सब। तो ये पहले वाले में दिक्कत थी, उतना बड़ा होता था, इजी नहीं था हैंडल करना। लेकिन सेकेंड वाला जब बना तो उसको हैंडल करना, उसको सब कुछ देख रेख करना ईजी हो गया था, तो मेंटेन करना काफ़ी ईजी था। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते भी थे। पहला वाला बहुत महंगा हुआ करता था, उसको सारे लोग अफोर्ड्स नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंड वाला धीरे धीरे करके आने लगा और फिर बहुत सारे स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, फर्म्स में, इंस्टीट्यूट में, साइंटिस्ट विभाग में बहुत यूज़ होने लगा था। इनकी एक्यूरेसी अधिक थी और रिलायबल विश्वसनीय, इनकी जो काम करने की क्षमता थी तो वो बहुत ज़्यादा थी, और इनके जो डाटा हुआ करते थे, जो रिजल्ट आते थे वो काफ़ी एक्यूरेट आते थे, रिलायबल थे कि हाँ वो सही है, गलत नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर चीज़ें देखने को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलती थी। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं इनके डिसएडवांटेज की। तो इनकी इतनी अच्छाई थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं इनकी प्रॉब्लम्स की। तो दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी गर्मी पैदा करते थे, फिर इन्हें ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ ये बात सच है, लेकिन इतना फ़र्क है कि पहले वाले में खूब पड़ती थी, इसमें थोड़ी कम पड़ती, क्योंकि हम एक बैग किसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि दूसरे जनरेशन कंप्यूटर को लगातार मेंटेन की जरूरत, इनको था कि इनके मेंटेनेंस चार्ज कम थे, लेकिन ये थे कि ज़्यादा बढ़ते। जैसे उसको अगर साल भर में 2 बार करना पड़ता था, अब मेंटेन तो इनको हर महीने करना पड़ता था, तो ये 12 बार हो जाते। इस तरीके से इनके कॉस्ट भी मतलब थे। इस तरीके से इसका इस्तेमाल कुछ विशेष काम के करने के लिए ही है, इसका यूज़ कुछ स्पेशल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है जो सारे लोग से नहीं पॉसिबल है, कुछ ऐसा है तो उसको ही करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। तो ये भी एक दिक्कत की बात थी। पहली पीढ़ी की तरह इस कंप्यूटर में भी इनपुट के लिए पंच कार्ड, इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता, कि उसमें डाला जाता था ताकि आप उसमें ईजिली जो है यूज़र से इंटरफेस हो पाए और वो अपना इनपुट वहाँ पर दे पाएँ। तो कुछ ये प्रोसेस हुआ करते थे। आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सिर्फ सेकेंड जनरेशन बताना है। इसी तरीके से आराम से आपकी 50 मिनट की लगभग क्लास रहेगी, अभी कुछ दिन तक रहेगी। दिवाली के बाद आप में बहुत सारे चेंजेस करूँगी, लेकिन अभी दिवाली तक आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा ताकि एक जनरेशन हो जाए, फिर सेकंड हो जाए, थर्ड हो जाए, क्योंकि पीढ़ियों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर बार पूछे जाते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी। ये आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो, जैसे मैं आपको जनरेशन वाला पढ़ा दूँगी, फिर आपको संस्कृत स्टार्ट करूँगी, फिर आपका साइंस, फिर आपका SST, ऐसे करके मैं सारा स्टार्ट आपको नवंबर में कर दूँगी, और फिर उसके बाद जो है आपकी क्लासेस प्रॉपर वे में चलती रहेगी। तो पहले आप सभी बच्चे एक साथ आने का प्रयास करिए। 50+ मेंबर्स जल्दी से जल्दी बनिए, अपने सारे दोस्तों से कांटेक्ट करके आप यहाँ पर आइए टाइम पर, वो भी 4 PM पर। कितने PM पर?
4 पे कोई प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्प आपको की जाएगी। पढ़ते रहिए, सब हिस्ट्री करते रहिए। आपको जल्दी ही मैं नोट्स बनाऊंगी। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी होगी वो टेलीग्राम पर जाकर सर के पास लिंक कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा आपको वहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और एक आपको सारी डिटेल जो है समय के साथ वहाँ पर मिलेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हर चीज़, जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपकी हेल्प ज़रूर आपसे की जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।